हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। राइट, अब ये क्या है? तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग हम लोग जो ट्रेडिशनली कर रहे थे, ठीक है, अब जो अकाउंटिंग हो रही है या ऑडिटिंग हो रही है, वो ट्रेडिशनल तरीके से के अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग कर रहे हैं। राइट, तो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग अभी कर रहे हैं? एट प्रेजेंट बहुत सी कंपनीज कर रही है। राइट, तो वो हम लोग देखेंगे, हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे ट्रेडिशनल का, और आज जो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कंपैरिजन भी देखेंगे और क्या एडवांटेजेस है वो भी हम लोग देखेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते बेटा। हम लोग तीन टाइप के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सीखेंगे आज, जिसमें से पहला है क्लाउड अकाउंटिंग। राइट, अब यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा बेटा, क्लाउड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हमारा जो अकाउंटिंग डेटा है या जो हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर में नहीं है। राइट, ये क्लाउड पे कहीं रखा हुआ है। यहाँ पे क्लाउड का मतलब होता है कि किसी और सर्वर पे रखा हुआ है। राइट, इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि क्लाउड सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम लोग इंटरनेट पर जाकर, हमारे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम लोग ब्राउजर में जाकर, वेब ब्राउजर में जाकर हम लोग gmail.com ओपन करते हैं। राइट, और जो जीमेल खुलता है, राइट, अब वो आप इमेजिन करो कि वो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है क्या? जीमेल नहीं, वो गूगल के सर्वर पे हो सकता है कि वो यूएसए में, यूके में कहीं उसका सर्वर होगा गूगल का, वहां पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जीमेल, लेकिन ओपन हो रहा है, एक्सेस हम लोग कर रहे हैं इंडिया में बैठ के, हमारे घर पे बैठ के, या तो हमारे मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं या हमारे लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीमेल हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो सिंपल है बेटा कि कोई सॉफ्टवेयर किसी और सर्वर पे, किसी और कंप्यूटर पे, दूसरे साइट पे, ऑफ साइट पे इंस्टॉल्ड है, पर उसको हम एक्सेस कर रहे हैं हमारे लैपटॉप पे बैठकर। राइट, तो सिमिलरली क्लाउड अकाउंटिंग में क्या होता है, जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम लोग इंडिया में टैली यूज करते हैं, राइट, दूसरे कंट्रीज में वो लोग अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। अब समझो बेटा, टैली अगर मैं मेरे कंप्यूटर में खुद इंस्टॉल करूं, परचेज करके खुद इंस्टॉल करता हूं मेरे कंप्यूटर में, राइट, तो इसको क्लाउड अकाउंटिंग नहीं बोलते, ये हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हो गया। हाँ, टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं, पर क्लाउड अकाउंटिंग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कहीं और इंस्टॉल्ड है और मैं एक्सेस कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये इंस्टॉल्ड है मेरे ही लैपटॉप के ऊपर। राइट, अब इसमें होगा क्या? ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर मुझे खुद खरीदना पड़ेगा, ठीक है, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर वो सॉफ्टवेयर को जो स्पेसिफिकेशन चाहिए हार्डवेयर का, प्रोसेसर थोड़ा हाई लेवल चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, रैम ज्यादा चाहिए, हाँ, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। अकाउंटिंग के लिए आई डोंट थिंक कि हमको ग्राफिक्स कार्ड लगता होगा, पर दूसरे जो भारी भरकम सॉफ्टवेयर होते हैं, वीडियो एडिटिंग वाले होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसमें हमको वीडियो कार्ड भी लगता है, ग्राफिक्स कार्ड भी लगता है। राइट, अभी हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो बोलने का मतलब ये है कि हार्डवेयर हमको उस टाइप का जो रिक्वायर्ड है वो हमको खुद खरीदना पड़ेगा। तो हार्डवेयर भी खरीदना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी खरीदना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है सॉफ्टवेयर में, कुछ बग आता है, ठीक है, तो हमको खुद मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, उसका बैकअप हमको खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ अगर कंटिंजेंसी हो रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि लॉस भी हो जाए हमारा डेटा का, है ना, कोई आके हमारा लैपटॉप भी चोरी करके लेके चले जाए, तो हमारा सॉफ्टवेयर भी चला जाएगा, लैप हार्डवेयर भी चला जाएगा, उसमें जो डेटा है बेटा वो भी चोरी हो जाएगा, ठीक है। कोई हैकिंग करके भी हमारा डेटा चोरी कर सकता है, कोई वायरस डालकर भी हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सारे मैं ड्रॉबैक्स बता रहा हूं आपको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के, ठीक है। अब यही आप इमेजिन करो कि मैं टैली सॉफ्टवेयर, राइट, मैं यूज कर रहा हूं अकाउंटिंग के लिए, पर वो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, वो मान लो कि कोई और सर्वर पे, राइट, मान लो कि कोई गूगल का सर्वर है, ठीक है, या अमेजोन का सर्वर है ना, AWS आपने सुना होगा, हाँ, अमेजोन वेब सर्विसेज, ठीक है। तो AWS का, अमेजोन का खुद का सर्वर है, वहां पे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं,
और हम इंटरनेट के थ्रू हमारे लैपटॉप पे बैठकर वो सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं वेब ब्राउजर पे और अब हमारा अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट। तो आप इमेजिन करो वो पूरा प्रोसेसिंग ऑफ साइट हो रहा है, दूसरे सर्वर पे सॉफ्टवेयर है, राइट। डेटा एंट्री हो रही है मेरे लैपटॉप से, पर वो डेटा स्टोर हो रहा है दूसरे सर्वर पे, राइट। पूरा फंक्शनिंग प्रोसेसिंग वहीं पे हो रहा है। हाँ, तो इसके फायदे क्या है? इसके फायदे बहुत सारे। एक तो आपको सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी वहां पे है। ये समझो कि आप सॉफ्टवेयर रेंट पे ले रहे हो, जब तक आपको यूज करना है आप यूज करो, आपका काम खत्म हो गया, आप लोग वो रेंट वाला सॉफ्टवेयर उनको वापस दे दो, ठीक है। तो हमको सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव, ये एक एडवांटेज। दूसरा, वो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो भारी भरकम हार्डवेयर चाहिए होगा, स्पेसिफिकेशन है ना, बेटर प्रोसेसर, बेटर रैम, वो भी हमको बाय करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा प्रोसेसिंग वहीं पे होगा, उनके सर्वर के ऊपर होने वाला है, ठीक है। कुछ मेंटेनेंस करना है तो वो भी हमको करना नहीं पड़ेगा, है ना। सॉफ्टवेयर में कुछ बग आ रहा है तो वो, अगर मैंने Amazon वेब सर्विसेज के ऊपर वहां से अगर मैं सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा हूं, राइट, तो AWS को ही वो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मुझे मेंटेनेंस भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा डेटा सिक्योर्ड भी रहेगा, ठीक है। मुझे बैकअप भी लेने की जरूरत नहीं है डेटा की, वो Amazon ही बैकअप लेगा, ठीक है। बहुत सारे फायदे हैं बेटा क्लाउड अकाउंटिंग के। तो फटाफट एक बार देखते हैं। हमारा पहला जो हम लोग देख रहे हैं बेटा, वो क्लाउड अकाउंटिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखना, क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू ट्रेडिशनल ऑन प्रीमाइस। ऑन प्रीमाइस मतलब मेरे ही लैपटॉप पे वो इंस्टॉल्ड है ना। ट्रेडिशनल की बात हो रही है, ऑन प्रीमाइस और सेल्फ इंस्टॉल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ओनली द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अब डिफरेंस क्या है? ओनली द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर। वो सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है, वो कहीं और इंस्टॉल्ड है, राइट, किसी और सर्वर पे, किसी और कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, और वहां से उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो क्लाउड का मतलब क्या, कि वो सॉफ्टवेयर कहीं और दूसरे कंट्री में कहीं और इंस्टॉल्ड है, मैं वहां से उसको एक्सेस कर रहा हूं, राइट। आगे देखना बेटा, सिमिलर टू द सास। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। हम Amazon वेब सर्विसेज से या गूगल से हम सर्विस ले, जैसा जीमेल इज अ सर्विस, हम जीमेल मेल की सर्विस ले रहे हैं, वैसे ये हम लोग सॉफ्टवेयर की सर्विस ले रहे हैं, राइट। तो आप ये समझो कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर गूगल से या Amazon से रेंट पर ले रहे हो, ठीक है। SaaS बिजनेस मॉडल, डेटा इज सेंड इनटू द क्लाउड। अब यहां पे मैं जो एंट्री पास करूंगा, जो डेटा एंटर करूंगा, राइट, जो मैं पोस्टिंग करूंगा, वो मेरे पास स्टोर नहीं होने वाला है, वो क्लाउड पे स्टोर होने वाला है, मतलब किसी और कंप्यूटर में स्टोर होने वाला है, राइट। वेयर इट इज प्रोसेस, वहीं पे वो प्रोसेस होगा और आउटपुट फिर वहां से जनरेट होकर आपको आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे दिखेगा, ठीक है। आगे देखना, ऑल एप्लीकेशन फंक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑफ साइट। ऑफ साइट मतलब दूसरे साइट पे। ऑन साइट मतलब मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है, मेरा कंप्यूटर है, वो ऑन साइट है। ऑफ साइट मतलब किसी और के सर्वर पे उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। नॉट ऑन द यूजर्स डेस्कटॉप, मेरे कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स एक्सेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिमोटली। रिमोटली मतलब हम कहीं बैठे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर कहीं और है, हम दूर से वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, राइट, थ्रू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क वाया क्लाउड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, राइट। अगर आपको अभी भी क्लाउड एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको जीमेल का एग्जांपल दिया, राइट। अब आपके मोबाइल पे जीमेल एक्सेस कर रहे हो, इट्स अ क्लाउड सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो मेल आप जो सेंड कर रहे हो या जो डेटा आप सेंड कर रहे हो, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो आपके मोबाइल में स्टोर नहीं हो रहा है, वो गूगल के सर्वर, गूगल के कंप्यूटर पे स्टोर हो रहा है, राइट। गूगल का ड्राइव है, हम लोग बहुत सारा फोटोज, हमारा डेटा है ना, हम लोग स्टोर करते हैं। जब आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हो, तो वो गूगल के सर्वर पे स्टोर हो रहा है। तो इट्स अ क्लाउड। क्लाउड मतलब कि जो आप कहीं और स्टोर कर रहे हो और उसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हो थ्रू द इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट कंपलसरी है, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखना, all application functions are performed off-site, not on the user's desktop. In cloud computing, users access software application remotely
through the internet or other network via a cloud application service provider. क्लाउड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए बेटा, गूगल का भी है राइट, और अमेजोन का है, AWS और माइक्रोसॉफ्ट का भी है। बहुत सारे कंपनीज आजकल प्रोवाइड कर रही है। गोडैडी भी है हमारे पास इंडिया में, है ना, तो वो भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है। आगे, यूजिंग क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फ्रीज द बिजनेस, है ना, बेनिफिट बता रहे बेटा, फ्रीज द बिजनेस फ्रॉम हैविंग टू इंस्टॉल एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर ऑन इंडिविजुअल डेस्कटॉप कंप्यूटर। आप इमेजिन करो कि अगर मेरे ऑफिस में मान लो 50 कंप्यूटर्स है राइट, और अगर मैं सॉफ्टवेयर खरीदता हूं तो मुझे 50 कॉपीज खरीदनी पड़ेंगी 50 कंप्यूटर पे चलाने के लिए, या उतने लाइसेंसेस खरीदने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मुझे 50 कंप्यूटर में अलग अलग 50 लाइसेंस खरीदना नहीं पड़ेगा राइट, मैं वो एक ही लाइसेंस पे सारे कंप्यूटर पे रन कर सकता हूं। तो एक तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बेनिफिट, मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, बेनिफिट, एक ही लाइसेंस में सारा काम हो जाएगा, मतलब कॉस्ट भी कम होगा, कम खर्चे में हमारा अकाउंटिंग हो जाएगा राइट। आगे देखना बेटा, क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑल्सो अलाउ एम्प्लॉइज इन अदर डिपार्टमेंट्स, remote or branch offices to access the same data and the same version of the software, right? अब आप इमेजिन करो कि मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, एक ब्रांच आंध्र प्रदेश में है, एक ब्रांच गुजरात में है, ठीक है, और अगर मैं क्लाउड अकाउंटिंग कर रहा हूं महाराष्ट्र में बैठकर, तो आंध्र प्रदेश में जो मेरा ब्रांच है वो भी जो मैंने अपडेशन किया है, जो मैंने एडिट किया है, जो मैंने एंट्री पास की है, जो मैंने लेजर पोस्टिंग की है, वो वहां बैठे बैठे उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, ये भी एक बेनिफिट है, ठीक है। चल, अब कुछ अगर बेनिफिट्स इसके देखना है तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग, या ऑब्जेक्टिव्स आता है, या एडवांटेजेस आता है, तब यही पॉइंट आप लोग लिख कर आ सकते हो, ठीक है। पर आपको याद रखना है कि मैंने आपको ये हेडिंग्स दी है, आपको इसमें थोड़ा बहुत डिटेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला बेनिफिट देखना बेटा, एक्सेसिबिलिटी। हाँ, एक्सेस करना मतलब कहीं और जो डेटा रखा हुआ है मैं उसको देख रहा हूं। मान लो गूगल में फोटोज रखे हैं, मैं फोटोज ओपन करता हूं, मतलब मैं फोटोज को कहीं और से एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। तो क्लाउड अकाउंटिंग का ये एडवांटेज है कि हम लोग कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी आपको आधी रात को अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये एंट्री पास करनी है, या फिर ये मुझे रिपोर्ट देखनी है, तो आप आधी रात को आपका मोबाइल खोलकर, लैपटॉप खोलकर आप एक्सेस कर सकते हो। 24 आवर्स, 365 डेज, 24 आवर्स, 24/7 वो चलता रहेगा राइट। दूसरा बेटा, दूसरा एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि हमको सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं है, हार्डवेयर उतना भारी भरकम लगाना नहीं है, जो भी प्रोसेसिंग ज्यादा भी लग रही है वो क्लाउड पे ही प्रोसेसिंग होने वाली है, तो हमको प्रोसेसिंग करने के लिए भारी भरकम सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है राइट। तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हार्डवेयर उतना भारी भरकम नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन वाला है चल जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, तो ये सबके वजह से हमारा खर्चा कम होगा। थर्ड, नो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। अब बहुत बार क्या होता है बेटा, ट्रेडिशनल में क्या होता है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया मान लो राइट, बहुत सारे वजहों से मेरा सॉफ्टवेयर में बग आ गया मान लो, ठीक है, और मेरा सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पहला वायरस आ गया हो सकता है, दूसरा सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम आ गया हो सकता है, तीसरा हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आया, मुझे फॉर्मेट करके फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है रैम कम पड़ रही है, हार्ड डिस्क कम पड़ रही है, मेरा डेटा बढ़ते जा रहा है। टैली में होता है बहुत बार कि कस्टमर का डेटा बढ़ते जाता है, ठीक है, और मेरे पास जगह कम है, स्टोरेज कम है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्लाउड अकाउंटिंग में हमको ये कुछ भी टेंशन लेना नहीं है, ये पूरा मेंटेनेंस क्लाउड में हो रहा है। आपको स्टोरेज की भी जरूरत नहीं है आपके कंप्यूटर में, क्योंकि यहाँ पे आप स्टोर नहीं कर रहे हो, आपका पूरा डेटा स्टोर हो रहा है क्लाउड में राइट। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है ना, आपको सिर्फ एक्सेस करना है ना, सॉफ्टवेयर तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो रीइंस्टॉल करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स है बेटा, मेंटेनेंस आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है ना, कि अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात करूं और मैंने टैली 9 इंस्टॉल किया मान लो, ठीक है, जब टैली का नया वर्जन आएगा मुझे वो भी खरीदना पड़ेगा।
अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब क्लाउड वाला सॉफ्टवेयर है जो मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो मुझे हर बार नया अपडेट फ्री में मिलता रहेगा। हाँ, मुझे हम रेंट पे करना पड़ेगा। अगर मैं गूगल की सर्विस ले रहा हूं, मुझे उसको रेंट पे करना पड़ेगा, वो अलग बात है, पर मुझे एवरी टाइम अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा इजीली स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है कि अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए, राइट, तो बहुत ही इजीली, मान लो कि आपने गूगल में 1 GB स्टोरेज लिया हुआ है, उसका आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं अब हमारा डेटा बढ़ रहा है, हमारे क्लाइंट बेस हमारा बढ़ गया है ना, और हमको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो बहुत ही इजीली आपका वो 1 GB 2 GB हो जाएगा बहुत कम खर्चे में। ठीक है, तो स्केलेबल का मतलब होता है कि स्केल बढ़ा सकते हो आप, स्टोरेज बढ़ानी है बढ़ा सकते हो। आपको लगता है प्रोसेसिंग अब थोड़ा स्लो हो रहा है अकाउंटिंग मेरा, तो आप प्रोसेसिंग भी बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ प्रोसेसर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, रैम भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नहीं, क्लाउड वाला रैम, राइट, और ऑटोमेटिकली आपको वो स्पीड आपको दिखेगी आपके कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो ये बेनिफिट, द सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज अपडेटेड, मैंने आपको ये बताया कि हमको अपडेट भी नहीं करना पड़ेगा, नया वर्जन आया ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, द क्लाउड प्रोवाइडर कंप्लीट्स द बैकअप। अब आपको आपके कंप्यूटर में बैकअप भी लेना नहीं पड़ेगा ना, हम लोग बैकअप लेते हैं। क्यों बैकअप लेते हैं? क्योंकि हमारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मान लो बैकअप नहीं लिया, कुछ वायरस आ गया, किसी ने हैक कर दिया, किसी ने चोरी कर ली आपके कंप्यूटर की, तो आपका वो इंपॉर्टेंट डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बैकअप करना बहुत जरूरी है। अगेन बैकअप करने के लिए फिर आपको स्टोरेज चाहिए होगा, हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो ये ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूं, पर क्लाउड अकाउंटिंग के अंदर बैकअप भी कौन करेगा? गूगल या अमेजॉन जिसकी सर्विस आपने ली है वो बैकअप भी करता रहेगा, वो उसका काम है। इजीली शेयर योर डेटा, हम हमारा डेटा क्लाउड से किसी और को शेयर भी कर सकते हैं, उसको राइट्स दे दो, एक्सेस दे दो, है ना। आपने अगर गूगल ड्राइव में अगर कुछ फाइल्स अपलोड की है और आप चाहते हो कि वो फाइल आप किसी को शेयर करो, अब वहां से एक्सेस दे दो, राइट दे दो, उसका लिंक आप उसको भेज दो, तो कहीं पर भी आप वो डेटा शेयर करना चाहते हो तो बहुत इजीली शेयर कर सकते हो। ठीक है, फास्ट प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट होगा, आपने जैसे इनपुट किया प्रोसेसिंग फास्ट होगा, आपको रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आपके लैपटॉप पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि जहां पे प्रोसेसिंग हो रहा है क्लाउड पे, गूगल के सर्वर पे या अमेजॉन के सर्वर पे, तो वो बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, उनके पास प्रोसेसर बहुत फास्ट है, रैम बहुत ज्यादा वो यूज करते होंगे। ठीक है, और लास्ट, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, आपका जो डेटा है वो सिक्योर्ड रहेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, मतलब खुद ही आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें 3 तरीके के थ्रेट हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CIA। ठीक है, CIA, सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट, आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, और ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, राइट। अब कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है? आपका डेटा जो कॉन्फिडेंशियल है, आपके क्लाइंट का डेटा, राइट, हो सकता है कि वो कोई और देख ले, कोई और एक्सेस कर ले, राइट, उसको चोरी कर ले। ठीक है, ये हो सकता है, ये एक खतरा है, ये एक थ्रेट है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपका जो डेटा है उसको वो कोई चेंज कर दे। 1 लाख वाला आपने एंट्री पास किया था, वो उसको 10 लाख कर देगा, या कोई एंट्री को वो डिलीट कर देगा, राइट। चेंजेस करना उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का थ्रेट है। ठीक है, और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका डेटा वो लॉक कर देगा, फॉर एग्जाम्पल फ्रीज कर देगा, और आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, या वो चोरी कर लेगा। चोरी कर लेगा मतलब वो डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो आपको एक्सेस ग्रांट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये 3 टाइप के थ्रेट होते हैं कभी भी जब हम अकाउंटिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं, राइट, टेक्नोलॉजी को यूज करके काम करते हैं। क्लाउड में अगर अकाउंटिंग हो रही है ना, ये सारा जो थ्रेट है ये कम हो जाएगा, नहीं जीरो हो जाएगा मैं नहीं बोल रहा हूं, पर वो बहुत कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि उनके पास वैसे
एंटीवायरस है, वैसे सॉफ्टवेयर है जो हैकिंग से बचा सकते हैं हमारे डेटा को, राइट। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग था, क्लाउड अकाउंटिंग, राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा सेकेंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और वो है फॉरेंसिक अकाउंटिंग, राइट। आपने फॉरेंसिक वर्ड बहुत बार सुना होगा टीवी पर, राइट। तो ये कुछ उसी तरीके का अकाउंटिंग है कि जहां पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन जहां पे होता है वहां पे हम लोग ये यूज करते हैं, राइट। अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वाइड है। हाँ, इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कोई बैंक में फ्रॉड हुआ, राइट। बैंक मैनेजर ने कुछ कैश का फ्रॉड किया, राइट। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग का काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि फ्रॉड कितने का हुआ, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, राइट। किसने किया, किस तरीके से किया, कौन से सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया, कौन से लॉ को वायलेट किया गया, ये वो फाइंड आउट करेगा। ये एक हो गया। दूसरा, मान लो इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, और उसका जो पॉलिसी होल्डर है उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने वो पॉलिसी का क्लेम सबमिट किया इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी फॉरेंसिक अकाउंटेंट को बुलाएगी, राइट। उसको बोलेगी कि साइट पर जाके चेक करो कितना लॉस हुआ। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट ये एनालाइज करेगा, वैल्यूएशन करेगा वो लॉस का, ठीक है। ये मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। बहुत सारे केसेस में मान लो डिस्प्यूट, दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए भी फॉरेंसिक अकाउंटिंग को बुलाया जा सकता है। दो कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है मान लो, तो दोनों कंपनी के एसेट का वैल्यूएशन कर रहा है, वहां पर भी फॉरेंसिक अकाउंटिंग अकाउंटेंट को बुलाया जा सकता है, वहां पर भी उसका काम हो सकता है। दूसरा, अगर कोई कोर्ट में कोई कोर्ट केस चल रहा है, राइट, और वो कोई एविडेंस को चेक करना है कि कहीं वो एविडेंस के साथ कुछ क्या बोलेंगे उसको, चेंजेस तो नहीं किया गया है। जैसे कि मान लो कोई वीडियो है, अभी हम लोग बहुत बार टीवी में देखते हैं कि टेम्परिंग होती है, फोटोज के साथ वीडियो के साथ टेम्परिंग होती है। टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल वीडियो होता है उसमें हम हमारे फ्रेम्स ऐड कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसे फोटोज ऐसे क्लिप्स ऐड कर देते हैं जो ओरिजिनल वीडियो में था ही नहीं। फोटोज को हम फोटोशॉप से चेंज कर देते हैं, राइट। तो कोर्ट में हम वो जो एविडेंस है उसको फोरेंसिक अकाउंटेंट चेक करता है कि वो कहीं टेम्परिंग तो नहीं हुई है ना, और फिर उसको कोर्ट में एज ए एविडेंस सबमिट किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दी, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमको और समझ में आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखना बेटा। मीनिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग यूटिलाइजेस, अब वो कौन से एरिया का नॉलेज यूज करता है। तो अकाउंटिंग का नॉलेज यूज करता है, ऑडिटिंग का नॉलेज यूज करता है, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, राइट। एज अ इन्वेस्टिगेटर भी उसको काम करना पड़ता है ना, टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन इनटू द फाइनेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस, राइट। किसी इंडिविजुअल का बिजनेस है, उसके फाइनेंसेस है, उसको एग्जामिन करने के लिए उसको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, ऑडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स भी उसके पास होना चाहिए, राइट। फोरेंसिक अकाउंटिंग provides an accounting analysis suitable to be used in legal proceedings. Legal proceedings, कोर्ट केस वगैरह में भी हम लोग एविडेंस को चेक करने के लिए भी फोरेंसिक अकाउंटिंग यूज करते हैं, ठीक है। फोरेंसिक अकाउंटिंग इज फ्रीक्वेंटली यूज इन फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट ना, कब कोई कंपनी में फ्रॉड हुआ मान लो, राइट। अब उसका इन्वेस्टिगेशन करना है कि किसने फ्रॉड करा, कितने का फ्रॉड करा, फ्रॉड में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कितने टाइम से फ्रॉड चल रहा है, राइट। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन भी फोरेंसिक अकाउंटेंट करता है। और एम्बेजलमेंट का मतलब होता है झोल करना, घोल करना, मतलब कैश की चोरी करना। तो वही फ्रॉड के जैसा है, किसने चोरी किया, कितने की चोरी हुई, कब से चोरी चल रही है, कौन कौन इन्वॉल्व है, राइट। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक अकाउंटेंट करता है। टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइम इन कोर्ट, तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट जो इन्वेस्टिगेशन करके जो डेटा गैदर करता है, एविडेंस गैदर करता है, उसको एज अ एविडेंस कोर्ट में जज उसको एक्सेप्ट करता है as a evidence, right? Along with testifying in court, a forensic accountant may be asked to prepare visual aids to support trial evidence. तो जज फोरेंसिक अकाउंटेंट को बोल सकता है कि आपने जो एविडेंस बनाया है उसको विजुअली कन्वर्ट करो, एज अ वीडियो बना के हमको बताओ, ठीक है।
For business investigation, forensic accounting entails the use of tracing, fund, asset identification, right? Asset recovery and ड्यू डिलीजेंस रिव्यूज. ठीक है. अब फोरेंसिक अकाउंटिंग का और स्कोप देख रहे हैं हम लोग और कहां कहां यूज होता है. मान लो कि कंपनीज के अंदर, राइट, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, राइट, तो वो लॉज फॉलो किए कि नहीं किए कंपनी ने, वो भी चेक करता है फोरेंसिक अकाउंटेंट, राइट. मान लो कि बैंक ने किसी को लोन दिया था, ठीक है, और वो पार्टी ने लोन वापस नहीं किया, तो उसका असेट को सीज करना है ना. तो फोरेंसिक अकाउंटेंट को बुलाएंगे और वो वैल्यूएशन करेगा कि उसके कौन से असेट कहाँ है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन से कंट्री में उसके एसेट्स है, राइट, वो एसेट का वैल्यूएशन क्या है. हाँ, वो एसेट किसी और को तो मॉर्गेज नहीं किया हुआ है, ये वो सारा इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, और वो बताएगा बैंक को कि आप यहाँ एसेट जिसको आप सीज कर सकते हो उसका इतना वैल्यूएशन है. ठीक है. तो ये सारे काम है फोरेंसिक अकाउंटेंट के. आपको खाली इतना याद रखना है कि वो 3 एरियाज का नॉलेज यूज करेगा, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स. और बहुत जगह वो ये नॉलेज को यूज करके अपना काम कर सकता है. बैंक्स में भी कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी उसको बुला सकती है, कोई फ्रॉड करना है, फ्रॉड हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, जजेस अपॉइंट कर सकते हैं इनको. ठीक है. 2 मेजर एस्पेक्ट्स विद इन फोरेंसिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर. ठीक है. अब जो 2 मेजर एरियाज है, हाँ, 2 ही एरिया नहीं, जो मेजर एरियाज है वो हम लोग देख रहे हैं जहां पे फोरेंसिक अकाउंटिंग का काम होता है. पहला, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विस, जहां पे कोर्ट केसेस हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे अ फोरेंसिक अकाउंटिंग एक्सपर्ट measure the damages experienced by the parties implicated in legal disputes and can aid in settling conflicts even before it reaches the courtroom. Right? बहुत बार 2 पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी को लेकर, बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं. वो कोर्ट में जाने के पहले अगर सेटलमेंट हो रहा है बारों बार, वहां पर भी फोरेंसिक अकाउंटेंट उनको हेल्प कर सकता है डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए. ठीक है. इन द इवेंट दैट अ कॉन्फ्लिक्ट रीचेस द कोर्ट रूम, the forensic accounting professional could give evidence as an expert witness, right? अगर वो केस कोर्ट में पहुंच जाता है, मान लो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट नहीं हुआ और वो केस कोर्ट में पहुंच गया, तो फोरेंसिक अकाउंटिंग अपना एविडेंस भी वहां पर दे सकता है. ठीक है. सेकंड, इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट फाइंडिंग सर्विसेज. फैक्ट क्या है ये फाइंड करना है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना है ना. जैसे मैंने बताया था फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड फाइंड आउट करना है, यहां पर भी इसका काम हो सकता है. अ फोरेंसिक अकाउंटेंट मस्ट डिटरमाइन वेदर इलीगल मैटर्स सच एज एम्प्लॉय फेलनी, सिक्योरिटी एम्बेजलमेंट, राइट. एम्बेजलमेंट जब भी वर्ड आया आप समझना के चोरी हुई है या वहां पे कोई फ्रॉड हुआ है. ठीक है. इंक्लूडिंग टेम्परिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट. टेम्परिंग का मतलब होता है चेंजेस करना, उसकी इंटीग्रिटी अफेक्ट करना. ठीक है. तो जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में कुछ चेंजेस किए, विंडो ड्रेसिंग की है ना. बहुत बार हम लोग प्रॉफिट ज्यादा बताना है कम बताना है तो हम लोग अकाउंट्स में चेंजेस करते हैं, राइट. करना नहीं चाहिए पर बहुत से लोग करते हैं. तो ये फोरेंसिक अकाउंटेंट वो आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट करता है. ठीक है. आइडेंटिटी थेफ्ट, कुछ चोरी हुई है तो वो आइडेंटिफाई करेगा किसने चोरी की, कितने की चोरी हुई, राइट. एंड इंश्योरेंस रैकेट हैव टेकन प्लेस. अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सालों से कोई रैकेट चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, वो भी ये डिटेक्ट इन्वेस्टिगेशन करके कर सकता है. ठीक है. अब इसके फीचर्स, फोरेंसिक अकाउंटिंग के फीचर्स, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं इसको. तो पहला, फोरेंसिक अकाउंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक यूज्ड टू डिस्कवर फाइनेंशियल क्राइम्स. फाइनेंशियल क्राइम्स, पैसे से रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, गवर्नमेंट के अंदर, कहीं पर भी कोई कंपनीज में हो रहा है तो वो ये फोरेंसिक अकाउंटेंट उसको इन्वेस्टिगेशन करके फाइंड करता है. ठीक है. Second, one of the key function of forensic accounting is to explain the nature of a financial crime to the court. Financial crime का nature क्या है, ठीक है, वो बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, को किससे रिलेटेड है, राइट, वो कोर्ट को बताता है.
ठीक है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंटेल्स द यूज ऑफ ट्रेसिंग फंड। ट्रेसिंग फंड मतलब फंड यहां से कहां गया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में गया, कौन से अकाउंट में पैसा गया, राइट। बाहर की कंट्री में कोई कंपनी हमने ओपन करके रखी है, शेल कंपनी, ठीक है, और वहां से कुछ पैसा आ रहा है, यहां से कुछ पैसा जा रहा है, उसको भी हमारा फॉरेंसिक अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। एसेट आइडेंटिफिकेशन, एसेट रिकवरी, एसेट कहाँ है वो ढूंढना, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। एसेट की सीज करना, उसको फोरफिट करना, राइट, रिकवरी करना, और ड्यू डिलीजेंस रिव्यूज देना, मतलब जो लॉज थे उसको कंप्लाई किया कि नहीं किया, फॉलो किया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटा, forensic accounting is used by the insurance industries to establish damages from claim, राइट। अगर क्लेम हुआ है, कहीं किसी ने क्लेम सबमिट किया है, तो उसका डैमेजेस कितना हुआ वो फाइंड करना, वैल्यूएशन करना, राइट। स्कोप, अब स्कोप का मतलब होता है कि कौन से एरिया में क्या क्या काम एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट करता है, ठीक है। तो अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा, बहुत से जगह उसका काम है, राइट। तो फर्स्ट, इकोनॉमिक डैमेजेस कैलकुलेशन, अगर कोई इकोनॉमिक डैमेज हुआ, फाइनेंस का कुछ लॉस हुआ, उसका वैल्यूएशन करना, उसको फाइंड आउट करना कितना हुआ। वेदर सफर्ड थ्रू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दी, उसके वजह से कितना लॉस हुआ ये आइडेंटिफाई करना। क्यों आइडेंटिफाई करना? क्योंकि दूसरी पार्टी पेनाल्टी लगाएगी, राइट। तो सेकंड, पोस्ट एक्विजिशन डिस्प्यूट सच एज ब्रीचेस ऑफ वारंटीज, अब बहुत बार ऐसे होता है कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लिया, राइट, मतलब अमलगमेशन हो गया, उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, तो डिस्प्यूट के सेटलमेंट्स, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा, एक कंपनी ने बड़ी मशीनरी, राइट, मान लो कि 100 करोड़ रुपीस की मशीनरी सेल की, और उसने कुछ वारंटी भी दी थी। अब मशीनरी खराब हो गई, इतनी महंगी मशीनरी खराब हो गई, और वो सप्लायर वारंटी दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा फॉरेंसिक अकाउंटेंट हेल्प करेगा। थर्ड, बैंकरप्सी, राइट, कोई कंपनी का दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, है ना। इंसॉल्वेंसी एंड रीऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भी वो हेल्प कर सकता है हमको। सिक्योरिटीज में कुछ फ्रॉड हुआ, शेयर्स में कुछ फ्रॉड हुआ, राइट, टैक्स में कुछ फ्रॉड हुआ, किसी ने टैक्स की चोरी की, राइट, टैक्स को अवॉइड किया, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है बेटा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना ना। लॉन्डरिंग मतलब धोना बोलते हैं ना हम लोग, वॉशिंग करना, राइट। तो ब्लैक को धोकर व्हाइट कर देना, मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें भी वो डिटेक्ट करने में गवर्नमेंट को हेल्प कर सकता है। बिजनेस का वैल्यूएशन करना है, राइट। अब ये कब होता है बिजनेस का वैल्यूएशन? जब दो कंपनी में आपस में अमलगमेशन हो रहा है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है, राइट, या फिर कन्वर्जन हो रहा है, पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, राइट। उस टाइम पे हमको पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन करना होता है, उसकी कीमत फाइंड करनी होती है, राइट। तो ये भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट कर सकता है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग फॉर लिटिगेशन सपोर्ट, लिटिगेशन मतलब कोर्ट केसेस में। फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज यूटिलाइज्ड इन लिटिगेशन व्हेन क्वांटिफिकेशन ऑफ डैमेजेस इज नीडेड, मतलब जो डैमेज हुआ, जो लॉस हुआ, मान लो एक पार्टी का लॉस हुआ, वो लॉस कितना हुआ उसको क्वांटिफाई करना, उसका वैल्यूएशन करना वहां पर, राइट। नेक्स्ट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। Forensic accounting is also used to discover whether a crime occurred and assess the likelihood of criminal intent. अब वो क्राइम हुआ ये फाइंड आउट करना, किसने किया ये फाइंड आउट करना, उसका इंटेंशन क्या था, गलती से वो क्राइम हो गया या जानबूझकर किया ये फाइंड आउट करना, ठीक है। सच क्राइम्स में इंक्लूड एम्प्लॉय थेफ्ट, सिक्योरिटी फ्रॉड, ये सारा उसमें आ गया, ठीक है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है, कोई शेयर्स में फ्रॉड हुआ, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट, हाँ, अब ये बहुत भारी भरकम वर्ड है बेटा। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी और कंट्री का हूं और मैं इंडिया में आकर, मैं हूं नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि कोई और मिस्टर ए है, राइट, मान लो किसी और कंट्री से इंडिया में आया
और कोई इंडियन की आइडेंटिटी को वो चोरी कर ले रहा है, राइट? मतलब वो आधार कार्ड या पासपोर्ट उसका है, पर उसने वो खुद के नाम से बना लिया, वो खुद वो बन गया, राइट? इंडियन बन गया, उसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी थेफ्ट करना, ठीक है? बहुत से कंट्रीज में होता है ऐसे। उसके बाद और इंश्योरेंस फ्रॉड, कोई इंश्योरेंस में फ्रॉड हो रहा है, राइट? इसको डिटेक्ट करना। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, लास्ट पॉइंट बेटा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मैंने बताया बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट मे बी आस्क्ड टू क्वांटिफाई, क्वांटिफाई करना मतलब वैल्यूएशन करना, द इकोनॉमिक डैमेजेस, डैमेजेस मतलब लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ व्हीकल एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट पॉलिसी होती है और कार का वगैरह का एक्सीडेंट हो गया, कितना लॉस हुआ उसका वैल्यूएशन करना है। अ केस ऑफ मेडिकल माल प्रैक्टिस ना, बड़े हॉस्पिटल में फ्रॉड चल रहा है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन कराए जा रहे हैं, राइट? कोरोना नहीं है तो भी कोरोना है बोल के एडमिट कर लिए 10 दिन 20 दिन तक, राइट? बहुत से हॉस्पिटल में ये चलता है, मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में, ठीक है? इसको फाइंड आउट करना और सम अदर क्लेम, ठीक है बेटा? तो ये सारा काम है फॉरेंसिक अकाउंटेंट का। अब आपके माइंड में आ रहा होगा फॉरेंसिक अकाउंटेंट कौन बन सकता है, ठीक है? तो जनरली सीए जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, वो बन सकता है। उनके कुछ कोर्सेज होते हैं सीए बनने के बाद, वो कंप्लीट करने होते हैं उनको, ठीक है? तो ये लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है बेटा? तो हमारे दो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के दो एरियाज हमारे कवर हुए। हमने क्लाउड अकाउंटिंग किया बेटा और फॉरेंसिक अकाउंटिंग किया, राइट? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लास्ट, थर्ड एंड लास्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, राइट? एआई इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने ये बहुत बार सुना होगा, ठीक है? तो देखते हैं बेटा, देखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज going to transform the finance and accounting industries with advancements that eliminate difficult tasks and free up time for employees, prioritize higher impact responsibility, right? Yet a majority of business, around 80%, still haven't employed AI in the workforce due to uncertainties around the business case or return on investment, राइट? अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अकाउंटिंग में और ऑडिटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो समझना बेटा, मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको एआई समझाने के लिए, ठीक है? समझो बेटा कि आपने अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर कुछ शॉपिंग करने के लिए आपने कोई प्रोडक्ट सर्च में एंटर किया। मान लो आपने एप्पल मोबाइल आपने सर्च में एंटर किया, राइट? अब होता क्या है कि आप अगर वो बाय मत करो, निकल जाओ वहां से, वो ऐप से आप निकल जाओ, पर आपको कुछ दिनों तक कभी भी कहीं पर भी आपके स्क्रीन पे वो फ्लैश होता रहेगा, वो एडवर्टीजमेंट कि आपको ये मोबाइल बाय करना है, ये वेबसाइट पे मिल रहा है, इतने डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है? ये कैसे होता है? ये होता है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो अभी ऐसे आज के टाइम पर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि आपने जो भी सर्च किया उसका एल्गोरिदम ऐसा बन जाता है, राइट, कि वो उनके सर्वर में सेव होता है, राइट, ऑफ साइट पे, और वो आपको वो बताता रहेगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट करता रहेगा, ठीक है? और जो एप्पल कंपनी है उनसे उनको कमीशन मिलता रहेगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? एआई के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। अकाउंट्स में और ऑडिटिंग में इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे वो हमको देखना है, ठीक है? तो अकाउंट्स में बेटा कि जहां पे रिपीटेटिव एंट्रीज हम पास करते हैं, ठीक है? तो हमको वो बार बार पास नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली एंट्री पास होते रहेगी, ठीक है? डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है? तो हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करते थे, पहले वाउचर देखते थे फिर उसकी एंट्री पास करते थे, अब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट? वो जो सिस्टम है, वो जो सॉफ्टवेयर है, जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कर लेगा स्कैन करके, ठीक है? और चेक कर लेगा कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से एंट्री प्रॉपर है कि नहीं, राइट? तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। हाँ, आगे देखते हैं दूसरा। आगे इसमें दिया है बेटा कि बहुत सी कंपनीज आज एआई यूज नहीं कर रही है। उसका सिंपल सा रीजन है कि अभी जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में एआई बेस्ड, वो बहुत महंगे है, राइट? अब उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इनिशियली ज्यादा पैसा खर्च करके आपको वो परचेज करना पड़ेगा, है ना?
तो बहुत सी कंपनी ये सोचती है कि हमको उसका उतना रिटर्न मिलेगा क्या, हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, कोई उतना फायदा होगा क्या, तो उनको अभी उतना रिटर्न नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट परचेसिंग सच सॉफ्टवेयर राइट नाउ, राइट। आगे देखना बेटा, दिस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ ग्रोइंग इश्यू फॉर फाइनेंशियल स्टाफ डीलिंग विथ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज है बेटा, हजारों जर्नल एंट्रीज उनको पास करनी पड़ती है, राइट। उनको ऑडिटिंग करना है तो 3-3, 4-4 महीने उनके ऑडिट के लिए जाते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए उनको जाता है बेटा। टैक्स ऑडिट करना है तो 3-3, 4-4 महीने जाते हैं उनको, बड़ी बड़ी कंपनीज है। अगर वो एआई का यूज करेंगे तो उनका काम बहुत इजी हो जाएगा, राइट। टाइम कम लगेगा, रिसोर्सेस कम लगेंगे, मैन पावर कम लगेगा, ठीक है। और जो ह्यूमन एरर्स होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली पूरा ऑडिटिंग भी आप किस पे कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के ऊपर ही ऑडिटिंग कर रहे हो, ठीक है। देखना, इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एरा, in the digital transformation era, more and more clients are digitizing processes and increasing the amount of spreadsheets and document accounting and audit professionals must analyze, right। अब आप समझो बेटा, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कितनी ज्यादा हमारी एक्सेल शीट जनरेट होती होंगी, कितनी ज्यादा हमारी वर्ड शीट जनरेट होती होंगी, वो सबको मैनेज करना मैनुअली वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। To streamline processes and draw deeper insight, firms should explore the current opportunities offered by AI. अब इतनी ज्यादा स्प्रेडशीट है और मैनुअली जर्नल एंट्री पास करते बैठना, मैनुअली वाउचर को चेक करना, एग्जामिन करना एंट्री के साथ, राइट, ऑडिट करने के टाइम पर या जर्नल एंट्री करने के टाइम पर, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो बहुत सारे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आज मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो कंपनीज ने ये चेक करना चाहिए कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है। हियर आर वेज एडवांस टेक्नोलॉजीज कैन मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन हाउ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज डन, राइट। तो कुछ हम लोग एरियाज देख रहे हैं कि जहां पे हमको एआई हेल्प कर सकता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करने के लिए, कुछ बेनिफिट्स भी हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट समझना बेटा, स्ट्रीमलाइन डेटा एंट्री एंड एनालिसिस, राइट। अब जो डेटा एंट्री हम लोग करते हैं ना, मतलब जनरल एंट्रीज पास करते हैं, इनपुट देते हैं सॉफ्टवेयर को, बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास होता है और बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मैन पावर भी लगता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प फाइनेंशियल मैनेजर्स stay on top of transactions amid systems that are tedious and time consuming, राइट। ऐसे टास्क, ऐसे काम कि जो टाइम कंज्यूमिंग है, टीडीएस है और जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जैसे अगर मान लो कि मैं एक बड़ी कंपनी का मैनेजर हूं, राइट, और मेरा काम डिसीजन मेकिंग करने का है, तो मैं मेरा फोकस डिसीजन मेकिंग पे नहीं रखकर मैं डेटा एंट्री में लगाऊं, ठीक है। तो ह्यूमन माइंड कैन डू वंडर्स, हमारा काम बैठ के एंट्री पास नहीं करना है बेटा, है ना, हमको सोचना है, हमको थिंक करना है, हमको डिसीजन मेकिंग में हमको हमारा सपोर्ट देना है, ठीक है। तो एआई ये हमारा काम कर सकता है डेटा एंट्री का, और हम फोकस करेंगे कहां पे, जो हमारा कोर एरिया है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल डेटा spread out over multiple documents, PDFs and spreadsheets, machine learning, a branch of artificial intelligence, extracts data from receipt images, automatically classifies it based on spend category, and populate the report for analysis in one place, राइट। अब ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग वो सोचो, हम लोग सारे वाउचर्स देखते हैं, राइट। सारे वाउचर्स के बेसिस पे हमारी जर्नल एंट्री होती है, हम खुद एंट्री करते हैं, वाउचर देखते हैं, एंट्री करते हैं, राइट। फिर उसकी पोस्टिंग होती है ना। पोस्टिंग होने के बाद फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं, रेशियोज निकलते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, और फिर हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं, ठीक है। अब आप समझो एआई क्या करेगा, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके वाउचर्स है उसकी स्कैन्ड कॉपी आपको दे देनी है कंप्यूटर को, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर को। वो ऑटोमेटिकली वो वाउचर में से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट। उसको वो क्लासिफाई भी कर लेगा कि ये एक्सपेंसेस है, इनकम है, एसेट है कि लाइबिलिटी है, वो उसकी एंट्री भी पास कर लेगा, लेजर पोस्टिंग कर देगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स क्रिएट कर लेगा,
रिपोर्ट्स बना के आपके सामने रख देगा, राइट? तो आप सोचो कितना टाइम, रिसोर्सेज और मैन पावर हम सेव कर सकते हैं। सेकेंड, रिड्यूस फ्रॉड, राइट? अब फ्रॉड होता कब है? जब ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है ना, तो वहां पे फ्रॉड होता है, ठीक है? क्योंकि फ्रॉड करता कौन है? ह्यूमन बीइंग करता है, ठीक है? लेकिन पूरा काम अगर कंप्यूटराइज्ड हो गया, सिस्टम अकाउंटिंग कर रहा है, सिस्टम ऑडिटिंग कर रहा है, तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखना, कंपनी स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब खर्चा, कंपनी स्पेंडिंग हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिसेंट्रलाइज्ड, राइट? मतलब जो खर्चे हो रहे हैं वो एक ही जगह से हो रहे हैं, पूरे कंपनी का जो खर्चा हो रहा है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग जगह से खर्चा हो रहा है ना? आंध्रा में जो ब्रांच है वहां के खर्चे वो लोग वहां से कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो ब्रांच है वहां के खर्चे वो लोग वहां से कर रहे हैं, ठीक है? टुडे एम्प्लॉइज स्पेंड मोर मनी अक्रॉस मोर स्पेंडिंग कैटेगरीज यूजिंग मोर पेमेंट मेथड देन एवर बिफोर, राइट? और जो हम पेमेंट्स भी करते हैं बेटा, तो पहले हम लोग पेमेंट करते थे चेक देकर या डिमांड ड्राफ्ट देकर, है ना? अब हम लोग पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, एनईएफटी कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे पेमेंट के तरीके आ गए हुए हैं। As financial data grows and spreads across additional payment channel, the risk of fraud and non-compliance increases. अब आप समझो, इतने पेमेंट के चैनल्स हो गए हुए हैं, सोर्सेज हो गए हुए हैं, तो फ्रॉड होने का रिस्क भी बढ़ गया है, राइट? अब ये फ्रॉड इंटरनल कंपनी के लोग भी कर सकते हैं, बाहर के लोग भी कर सकते हैं, रिस्क तो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है? AI on the other hand can audit up to 100% of spend reports, राइट? अब जो AI बेस्ड हमारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो आपके सारे खर्चे का ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है? और वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो खर्चा ऑथराइज था क्या, ठीक है? किसने ऑथराइज किया, हाँ, ये पूरा का पूरा कितना अमाउंट अलाउड था, लेकिन कितना अमाउंट खर्चा किया गया, ठीक है? पेमेंट हुआ, रिसिप्ट हुआ, उसकी एंट्री हुई कि नहीं हुई, हाँ? बाय प्रिडिक्टिंग पैटर्न्स, राइट? अब AI ह्यूमन बीइंग के जैसे सोचता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होता कहां पर है? ह्यूमन बीइंग के पास होता है। तो ह्यूमन बीइंग के पास तो नेचुरल इंटेलिजेंस है ना, राइट? तो सॉफ्टवेयर के पास भी इंटेलिजेंस है, पर वो आर्टिफिशियल है, मतलब वो सोच सकता है ह्यूमन बीइंग के जैसे, ठीक है? तो बाय प्रिडिक्टिंग पैटर्न्स, है ना? अब ह्यूमन बीइंग क्या करता है बेटा? वो प्रिडिक्ट करता है, फोरकास्ट करता है कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, है ना? भविष्यवाणी करता है, प्रिडिक्शन करता है। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर भी ये कर सकते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको एप्पल मोबाइल का एग्जांपल दिया था, आपने एक बार सर्च किया पर वो एड आपको बार बार दिख रही है ना? तो अगर आपने वो एड को इग्नोर किया, तो वो क्या करेंगे? आपको एप्पल की जगह पर सैमसंग का कोई दूसरा मोबाइल, उससे कंपटीशन वाला, वो आपको दिखाएंगे, राइट? मतलब वो प्रिडिक्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर कि आपको एप्पल बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, है ना? आपको कोई और कंपनी का एंड्रॉइड बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आपको वो दिखा रहा है, ठीक है? मतलब वो ट्राई कर रहा है ह्यूमन बीइंग के जैसे सोचने के लिए। By predicting patterns and detecting a wide range of anomalies in financial data, AI can help auditors catch fraudulent spending before reimbursement occur. Right? अगर किसी ने फ्रॉडुलेंट खर्चा किया, मतलब ऐसा खर्चा जो होना नहीं चाहिए था लेकिन किया गया, ऑथराइज्ड नहीं था लेकिन किया गया, राइट? तो वैसे खर्चे का रीइंबर्समेंट, मतलब वो पार्टी को पेमेंट करने के पहले ही AI सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा, राइट? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जो ऑडिटर्स, जो सीए होता है जब वो ऑडिट करता है फाइनेंशियल अकाउंट्स का, राइट, तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर है AI बेस्ड जिसको यूज करके सीए ऑडिट करता है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा कोड डाला जाता है, छोटा सा प्रोग्राम डाला जाता है। वो प्रोग्राम क्या करता है, जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का कोई ट्रांजेक्शन होता है, राइट, तो उसका वो लॉग क्रिएट कर देता है, उसका वो स्क्रीनशॉट ले लेता है, ठीक है? ऐसा कोई खर्चा हो रहा है, राइट, कि जो नहीं होना चाहिए था, उसका भी वो स्क्रीनशॉट ले लेता है। ऐसा कोई पर्सन जो लॉगिन करने के लिए ऑथराइज नहीं है, राइट, लेकिन वो लॉगिन कर रहा है, एक बार दो बार लॉगिन फेल हो गया, उसका वो फोटो ले लेगा, राइट?
तो जो भी ऐसा काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए रूल्स के हिसाब से, लेकिन वो हो रहा है, तो वो सिस्टम उसका फोटो खींच लेगा, स्नैपशॉट ले लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, लॉग फाइल क्रिएट कर देगा, राइट। बाद में फिर सीए ऑडिटर आकर वो लॉग फाइल देखेगा, उसको मालूम पड़ेगा कि किसने फ्रॉड किया है, किसने ऐसा काम किया है जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए था, जो रूल बुक को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, एनफोर्स कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड कंप्लायंस ऑफ लॉज, राइट। और एक इंपॉर्टेंट काम किया है एआई का कि ये सॉफ्टवेयर रूल्स का, लॉस का, प्रोविजंस का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये डिटेक्ट करेगा। कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, ठीक है, तो शेयर इश्यू करने के लिए जो भी लॉज फॉलो करना चाहिए, कंपनीज एक्ट फॉलो करना चाहिए, वो रूल लॉज तो कंप्लाई किया कि नहीं किया, फॉलो किया कि नहीं किया, वो चेक करेगा। ठीक है, देखना, artificial intelligence can be used to drastically reduce the time it takes to identify non-compliance issues in financial data, right? अगर कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ है उसको वो डिटेक्ट कर लेगा। परचेज ऑर्डर्स, एम्प्लॉय रिसिप्ट, travel bookings and credit card transactions are automatically scanned for purchases made outside of policy, enabling auditor, outside of policy का मतलब होता है जो रूल बुक के अगेंस्ट में है, पॉलिसी के खिलाफ है, ऐसा अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लोग कर रहे हैं कंपनी के, उसको वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, enabling auditor to quickly write the error, correct the error and help enforce corporate policies to employees, right? For example, AI can automatically detect employee expense violation, जो खर्चा नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, वो डिटेक्ट कर लेगा, राइट। सच एज डिसअलाउड और पर्सनल स्पेंडिंग, है ना, खुद पे खर्चा किया लेकिन कंपनी के नाम पे बिल बनाया, वाउचर बनाया। अनवेरिफाइबल रिसिप्ट, कैश आया पर पता नहीं है कैश आया कहां से, है ना। पर्सनल क्रेडिट कार्ड यूजेज, कंपनी का क्रेडिट कार्ड है पर खुद के लिए यूज हो रहा है। डिसअलाउड मर्चेंट्स, ऐसे सप्लायर से परचेस किया जा रहा है कि जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कंपनी के साथ। ठीक है, एंड ट्रैवल एड ऑन्स, ठीक है, कंपनी के बहुत से एम्प्लॉयज है जो डायरेक्टर्स है वो ट्रैवल को जाते हैं, है ना, और वो कंपनी अलाउ करती है, ठीक है, लेकिन वो उसमें कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ट्रैवल में कि जो अलाउड नहीं होते हैं, पर वो भी इंक्लूड कर दिया एम्प्लॉय ने, है ना। तो ये सारा एआई क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। बेनिफिट्स ऑफ एआई इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्या फायदे हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं जो हमने अभी इनडायरेक्टली पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं बेटा। वर्क इज टाइम क्विकली विद लेस ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, मतलब जो आपका काम है बहुत फास्ट हो जाएगा, उसमें ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहेगा। ठीक है, जितना ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट कम है, देखो उसका अदर साइड भी है, राइट, डार्क साइड भी है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज है। अभी हमारा फोकस सिर्फ बेनिफिट्स पे है, राइट। तो ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस जितना कम से कम रहेगा उतना एरर कम होंगे, फ्रॉड कम होंगे, ठीक है, और काम हमारा फास्ट होगा। एआई इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑल्सो इंक्रीजेस, एआई in, right? AI in accounting and auditing also increases quality as error are reduced. Errors कम हो जाएंगे तो हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। AI will provide real time information anytime anywhere, ये क्लाउड अकाउंटिंग के जैसा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के जैसा है, आपको वो डेटा जब चाहे जहां चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, AI will improve, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। एआई रियल टाइम का और एक मतलब भी होता है कि रियल टाइम का मतलब होता है कि अपडेटेड डेटा, आज तक कितना एंट्री हो गया, मतलब मुझे अगर आपको 25 जून को आपको बैलेंस शीट देखनी है तो आपको दिखेगी, राइट। आपको स्टॉक रिकॉर्ड्स चेक करना है ऑन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, आपको दिख जाएगा, मतलब आपको जो भी डेटा दिखेगा वो अपडेटेड दिखेगा। ठीक है, AI will improve customer satisfaction as they will get better services. अब एरर्स कम हो गए, फ्रॉड कम हो गए, कस्टमर को डिलीवरी क्विकली मिल रही है, कस्टमर के ग्रीवेंसेस को बहुत फटाफट हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट अच्छा सप्लाई कर रहे हैं।
अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, गारंटी वारंटी दे रहे हैं, तो हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉड विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, राइट। पूरा काम अकाउंटिंग से, पूरा काम कंप्यूटराइज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है ना, फ्रॉड्स कम हो जाएंगे। ऑनगोइंग फ्रॉड्स आर डिटेक्टेड क्विकली, जो फ्रॉड्स पहले से चल रहे हैं वो पकड़ में भी आ जाएंगे, ठीक है। AI detects errors as they are entered and promptly informs concerned personnel। अब पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली क्या होता था, हम अकाउंटिंग करते थे टैली पे, अभी भी कर रहे हैं, राइट। एरर हो गया तो बाद में पता चलता था जब ट्रायल बैलेंस बनता था, या हम बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, टैली में नहीं कर रहे, राइट। तो ट्रायल बैलेंस बना तब मालूम पड़ रहा है कि एरर हुआ है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती थी, एरर फ्रॉड करने वाले ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर चुका होता था, है ना। लेकिन AI बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्या होगा, जब आप एंट्री पास करोगे, अगर गलत एंट्री पास की है वो तुरंत डिटेक्ट करेगा और वो कंसर्न्ड पर्सनल को इन्फॉर्म भी कर देगा, मैसेज करके, कॉल करके, ठीक है। नेक्स्ट, AI ensures proper operation of internal control and reporting of any violation in standard operating procedure, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हर एक कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, मतलब कोई काम करने का तरीका होता है, इसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं, राइट। कि भाई पहले आपको अगर सप्लाई, मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सप्लायर को ऑर्डर देना है, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि रिक्विजिशन आया क्या, मटेरियल परचेज रिक्विजिशन आया क्या, फिर रिक्विजिशन आने के बाद हम लोग देखते हैं कि गोडाउन में, स्टोर में वो मटेरियल ऑलरेडी है क्या, नहीं है, तो फिर वो परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट जाता है, फिर परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करता है, राइट। ये इंटरनल कंट्रोल है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मतलब इस तरीके से काम होना चाहिए। अगर इस तरीके से काम नहीं हुआ, बीच में से कोई भी एक स्टेप स्किप हो गई, तो फिर AI उसको डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और रिपोर्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, और जो अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, वो टाइम पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। टाइम पे कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारे यूजर्स है अकाउंट्स के, उनको रिपोर्ट्स टाइम पे मिले और यूजर्स उनका डिसीजन करेक्ट और टाइम पे ले सके ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट अकाउंट्स, ठीक है बेटा। तो ये हमने 3 टाइप के, हाँ, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है बेटा। तो हमने 3 टाइप के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग देखा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को वापस से एक बार आप लोग देख लेना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर, राइट। तो क्योंकि कुछ नए नए वर्ड्स है बहुत सारे जो आपने पहली बार सुने होंगे, ठीक है। मैंने कोशिश की है, जहां जहां नया वर्ड आया मैंने आपको वो मीनिंग बताया है उसका, ठीक है। तो वापस से एक बार देख लेना, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, राइट। और बेटा ये वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, तो उनको भी इसका फायदा होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं बेटा। थैंक यू एंड टेक केयर।